अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली चैप्टर 1 के अंदर थोड़ी चीज़ें कवर करने वाली थी, वो मैं कवर करूँगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह चैप्टर 2 के फ्लो पे जाएंगे हम। तो चैप्टर 1 के अंदर जो एमएस और पीएचडी में बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग टेक्निक्स की लिमिटेशन से जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, एमएस के सिनेरियो में वो एक रिसर्च क्वेश्चन बनेगा उसका और एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनेगा उसका। लेकिन पीएचडी के सिनेरियो में कम से कम 3 रिसर्च क्वेश्चंस बनेंगे और 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ठीक है? इसको ऐसा बेसिकली आपने अगर 3 रिसर्च क्वेश्चन बनाने और 3 ऑब्जेक्टिव बनाने तो डेफिनिटली आप 3 प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम की 3 वेरिएशंस सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम एक थी लेकिन उसको 3 तरीकों से किया जा सकता है। आप वो 3 वेरिएशंस 3 ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। आप 3 प्रॉब्लम्स के सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। ये आपके थीसिस डिज़ाइन और रिसर्च डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर है वो ये कि जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना उतने आपके चैप्टर्स बनेंगे। अब थीसिस राइटिंग में ना 2 किस्म के थीसिस आपको मिलेंगे। एक वो जो चैप्टर 4 के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद एक ही चैप्टर के अंदर अपनी सारी रिसर्च डाल के कंक्लूड कर देते हैं। यानी वो सारी रिसर्च का कंट्रीब्यूशन एक ही चैप्टर में डाल देंगे चैप्टर 4 में, उसके रिजल्ट्स चैप्टर 5 में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद कंक्लूजन कर लेंगे। वो पीएचडी थीसिस वो कहेंगे जी हम इस तरह डिफाइन करना चाहते हैं। जो क्वालिटेटिव हैं वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, जिस तरह कंप्यूटर साइंस होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, वहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक्सपेरिमेंट होना है और उसको वैलिडेट किया जाना है, तो एग्जामिनर देखना चाहता है कि हर चैप्टर हर ऑब्जेक्टिव का एक डिफरेंट चैप्टर हो। तो अब ये जो रो कॉलम वाइज है, एक मिनट, ये कॉलम वाइज डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 3 है। ठीक। अब इसमें 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप ये चैप्टर डिजाइन कैसे करेंगे। लेट्स सपोज जी ये वाले सारे आपके चैप्टर बना, चैप्टर 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1, ये मैंने 4 सिनेरियोज आपके सामने एक्सप्लेन किए। ये पहला सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये कि आपके पहले ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 4 था, दूसरे ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 5 था, तीसरे ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 6 है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? यस सर, ओके क्लियर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा मुझसे बोलें। सर क्लियर हो गया। ठीक है जी। आपका जो ऑब्जेक्टिव 1 था उसका चैप्टर 4 हो गया, ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर 5 हो गया और ऑब्जेक्टिव 3 का चैप्टर 6 हो गया। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे एक सवाल उठाएगा। एग्जामिनर उठाएगा कि आपने 3 ऑब्जेक्टिव्स 3 इंडिपेंडेंट तरीके से सॉल्व किए हैं, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है? जो जो एग्जामिनर्स हैं वो ये कहते हैं कि 3 प्रॉब्लम्स को आप आपस में रिलेट भी करके दिखाएं। यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रिसर्च प्रॉब्लम उठा लें जी, इमेज प्रोसेसिंग की, सेगमेंटेशन की, दूसरी आप उठा लें जी 3D रिकंस्ट्रक्शन की, तीसरी आप उठा लें उसका जो है 3D प्रिंटिंग की। नहीं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे जब आप उनका चैप्टर लिखेंगे उनके दरमियान में कनेक्शन होना ज़रूरी है। अब एक सिनेरियो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव 1 था उसके ऊपर आपने चैप्टर 4 बनाया, उसमें जो टेक्नीक आपने फाइनली प्रपोज की जो इम्प्रूव करती है आपके रिजल्ट को, उसकी बेस पे आपने अगले चैप्टर में जो टेक्नीक है उसको इम्प्रूव किया। मिसाल के तौर पे जी आपका पहला प्रॉब्लम था कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट के अंदर मेरे सिनेरियो में अगर कोई मैंने टेक्नीक प्रपोज की है, उसको मैं अगले चैप्टर की जो टेक्नीक है उसमें इंटीग्रेट करके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगले सिनेरियो में यही दिखाया गया कि जो चैप्टर 4 था उसमें जो टेक्नीक प्रपोज की वो इस्तेमाल होती है चैप्टर 5 में,
और जो चैप्टर 5 में हमने टेक्निक प्रपोज की वो इस्तेमाल होती है चैप्टर 6 में। तो ये मुख्तलिफ चैप्टर्स का आपस में कनेक्शन है। जो मेरी पीएचडी के अंदर मेरा जर्नी था उसमें मेरी पहली प्रॉब्लम थी कोल्ड स्टार्ट, दूसरी प्रॉब्लम थी स्पार्सिटी और तीसरी प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी। कनेक्शन इस तरह बनाया था मैंने कि जो कोल्ड स्टार्ट और स्पार्सिटी हैं इनकी जो प्रपोज्ड टेक्निक्स हैं वो डाइवर्सिटी की रिकमेंडेशन में इस्तेमाल होती हैं। तो ये 2 चैप्टर्स इंडिपेंडेंट थे। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इंडिपेंडेंट था। चैप्टर 4 जो कोल्ड स्टार्ट को कवर करता था, उसके अंदर जो मैंने टेक्निक्स प्रपोज़ की वो इंडिपेंडेंट थी। जो स्पार्सिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने टेक्निक्स प्रपोज़ की वो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन जो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक मैंने प्रपोज़ की, वो कोल्ड स्टार्ट और स्पार्सिटी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक नई टेक्निक प्रपोज़ की थी मैंने। तो इस तरह मैंने चैप्टर्स का आपस में कनेक्शन दिखाया। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये चैप्टर 3 में शो भी किया अपनी डायग्राम में। अब जो नॉलेज जनरेशन मॉडल है और नॉलेज लिंकेज मॉडल, ये 2 मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं रिसर्च के अंदर। जो नॉलेज लिंकेज मॉडल है इसकी बेस पे मैं कोल्ड स्टार्ट टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो मैंने इम्प्रूव करके चैप्टर जो मेरा फेज़ बी था चैप्टर 4 का, उसमें मैंने उसको प्रपोज़ टेक्निक भी दिखाई, एग्जिस्टिंग टेक्निक भी दिखाई और उसका कंपैरिजन भी दिखाया। फिर स्पार्स टेक्निक, स्पार्स रिकमेंडेशन में भी जो नॉलेज लिंकेज मॉडल है वो इस्तेमाल होता था और इसकी टेक्निक्स, इसके लिए मैंने एक नई टेक्निक प्रपोज की जो कि फेज सी यानी मेरे चैप्टर 5 में इस्तेमाल होती थी। अब जो डाइवर्सिटी है मेरा चैप्टर 6, उसके अंदर जो टेक्निक मैंने प्रपोज की वो कोल्ड स्टार्ट से भी मॉडिफाई होकर बनी थी और वो स्पार्स टेक्निक से जो मैंने प्रपोज की उससे भी मॉडिफाई होकर बनी थी। तो मेरे फेज डी के अंदर उसकी मैंने कंपैरिजन दिखाया। ये थी मेरे थीसिस की कनेक्शन डायग्राम। अच्छा, अब ये वापस आता हूँ मैं चैप्टर 1 के अंदर। ये जो आपके चैप्टर्स का डिज़ाइन है ना, आपने आपको जब आप थीसिस जमा करा रहे हो ना, आपको कोई रोक नहीं रहा बेशक आपके 10 चैप्टर हों या फिर आपके 9 चैप्टर हों। क्यों? क्योंकि आप कोई थीसिस जो एग्ज़ामिनर के पास जाएगा ना वो परफेक्ट नहीं होगा। एग्ज़ामिनर डेफिनिटली आपके थीसिस को अल्टर करवाएगा, एग्ज़ामिनर उसमें चेंजेस करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन जो आप अपनी तरफ से थीसिस भेजो ना वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपके 9 चैप्टर हों, म मैं मिसाल देता हूँ कि आपका चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर 4 प्रपोज्ड फ्रेमवर्क, चैप्टर 5 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोल्ड स्टार्ट टेक्निक, चैप्टर 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पार्स टेक्निक, चैप्टर 7 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाइवर्स टेक्निक, चैप्टर 8 कनेक्शन बिटवीन द टेक्निक्स, चैप्टर 9 कंक्लूजन, चैप्टर 10 फ्यूचर वर्क। अब ये मैंने इतने सारे अलग चैप्टर्स बना दिए हैं। लेकिन इतने सारे चैप्टर्स बनाने का मकसद ये था कि मैंने अपना कंटेंट कंप्लीट कर दिया। ये जब एक दफ़ा एग्ज़ामिनर को जाएगा तो डेफ़िनिटली वो मेरे नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस करेगा। मुझे कहेगा कि ये कंटेंट आप कहीं रख दें, ये कंटेंट कहीं रख दें, ये कंटेंट कहीं रख दें। लेकिन वो सैटिस्फाइड आएगा डिफेंस के अंदर। उसको मैंने वो तमाम सवालात वो जो सोच सकता है उसके जवाबात थीसिस में लिख के भेजने हैं। अगर आप ये पहली दफ़ा में नहीं करोगे तो आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट करता हूँ। जब हम ये क्वेश्चन जो है बना लेते हैं, ये मतलब प्रॉब्लम्स हम डिफाइन कर लेते हैं, तो हाँ जी। गैप जो है इन चीज़ों से डिफरेंट है ना। जैसे आपका गैप था कि आपने मल्टीपल जो सोर्सेज है उनको यूज़ किया था। फिर वही बात देखें, जो सर मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि गैप और प्रॉब्लम में कोई हाँ जी, डिफरेंशिएशन है, मतलब वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जो गैप है ना, इसको एक 1 सेकंड के लिए आप साइड पे कर दें, ठीक है सर। ठीक है? आपने प्रॉब्लम को पकड़ के रखना है, ठीक है? प्रॉब्लम एक्स, वाई, ज़ेड है। मुझे अगर मैं आपका एग्ज़ामिनर हूँ ना, तो आप रिसर्च गैप की डेफिनिशन भी दे सकती हैं और आप अपनी प्रॉब्लम की भी डेफिनिशन दे सकती हैं। मुझे आप एक बात बताओ, मुझे ज़्यादा लिटरेचर किस पे मिलेगा? प्रॉब्लम पे मिलेगा कि रिसर्च गैप पे मिलेगा? सर प्रॉब्लम पे। हाँ, जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के जो पहले से मेथड मौजूद थे और उनमें कमियाँ थी, वो आपका रिसर्च गैप है। प्रॉब्लम को आप पहले बहुत कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर दें कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम वो चीज़ है जिसको दुनिया का हर बंदा जो आपके एरिया ऑफ रिसर्च से मैच करता है वो प्रॉब्लम ही कहेगा। लेकिन जो रिसर्च गैप है ना वो चंद लिमिटेड स्टडीज़ कहेंगी।
जो रिसर्च गैप सॉल्व करने का तरीक़ेकार है या फिर जो उसमें लिमिटेशन है वो उसके स्कोप में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक एक ग्लोबली या एक ज़्यादा बड़े लेवल पर अंडरस्टूड डेफिनिशंस के के थ्रू आएगी। अच्छा सर, जैसे हम कोई एक टर्म यूज करते आपकी हैं आवाज़ तो बहुत उसमें कम आ रही है। सर अब आ रही है? नहीं, अभी भी बहुत कम है। हेलो, जी सर अब आ रही है आपको आवाज़? अब बेहतर है पहले से। अच्छा, सर मैं ये कह रही थी कि अगर एक टर्म है हमारे पास, जैसे कोर्स स्टार्ट ही है, हाँ तो जी, उसके साथ प्रॉब्लम का वर्ड होना ज़रूरी है? अगर प्रॉब्लम का डेफ़िनेटली। वर्ड ना हो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप ये सोच नहीं सकती कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक आपका एग्ज़ामिनर आएगा, जो अल्लाह मियाँ ने ना उस दिन फ़रिश्ता बना के आपके लिए भेजा होगा। आपको पता होगा कि आपने कितना अपने थीसिस को ख़राब लिखा है, लेकिन वो जो फ़रिश्ता भेजा ना अल्लाह ने, उसकी आँखों पे पट्टी पड़ी हुई है और उसने ना कुछ भी नहीं पूछना और आपने पास हो जाना है। मास्टर्स के लेवल पर मेजॉरिटी एग्ज़ामिनर्स ऐसे आते हैं। पीएचडी के लेवल पर मैं फिर बार-बार आपको कह रहा हूँ कि आपने अपने आप को खुद डिफेंड करना है। अब मुझे एक बात बताएँ, जितनी अभी तक जी आपने सर। ज़िंदगी गुज़ारी है, आपने कभी गाड़ी बंद करके गाड़ी आँखें बंद करके चलाई है? कि लोग खुद ही मेरे लिए कभी रास्ता भी छोड़ नहीं देंगे। सर। लोग खुद ही मेरे लिए रास्ता छोड़ नहीं देंगे। सर। आप ना आज से, क्योंकि आपने पीएचडी आपने उम्मीद करके रखी हुई है कि पीएचडी में एग्ज़ामिनर भी ऐसा आएगा, तो आज से ना आप कोशिश करें कि जब भी सड़क पे गाड़ी चलाएँ ना, आँखें बंद करके चलाएँ और अल्लाह से ये उम्मीद रखें कि सारी ट्रैफ़िक खुद ब खुद साइड पे हो जाए। ऐसा नहीं मुमकिन। जब एग्ज़ामिनर आएगा, वो डेफ़िनिटली उसका ये राइट है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, और सर जैसे एक प्रॉब्लम है, एक टर्म है, पिछले काफ़ी पेपर्स में यूज़ हुई है, लेकिन अब जैसे 2020 में वो सिर्फ 4 पेपर्स ने उसको एज़ ए प्रॉब्लम कंसीडर की है। मतलब कौन से 2018 प्रॉब्लम में? 20 में। जैसे वो नहीं, जो आप अपना कीवर्ड बोलें ना, कीवर्ड बोलें। आप कीवर्ड बोलें, जो कीवर्ड है ना उसके साथ प्रॉब्लम लग के मुझे लिटरेचर मिल जाएगा खुद ब खुद। यही तो कन्फ्यूजन है। लोग ना सेंटेंस को प्रॉब्लम समझते हैं, सेंटेंस कभी प्रॉब्लम नहीं होता। आप अपना कीवर्ड बोलें। जैसे है जस्ट इन टाइम डिफेक्ट प्रेडिक्शन, ठीक है? अब इसके ऊपर सर मेरा आपकी आवाज़ ये फिर बहुत कम हो गई है, आप पता नहीं क्या करती हैं, पहले क्लियर होती फिर कम हो जाती है। जस्ट इन टाइम डिफेक्ट जे जेआईटी, प्रेडिक्शन, हाँ जी, जस्ट इन डिफेक्ट टाइम डिफेक्ट। डिफेक्ट प्रेडिक्शन। अच्छा, ये टर्म सर यूज हो रही है, लेकिन इसके साथ जब अच्छा जी, प्रॉब्लम का वर्ड होता है ना, तो सिर्फ वो इसमें नहीं एक या आएगा ना। दो पेपर्स मिलते हैं नहीं, जिनके साथ इसके साथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम का आएगा वर्ड नहीं होता ना। देखें, जो ये प्रिडिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, ये प्रिडिक्शन एक फंक्शन है। जस्ट इन टाइम है। प्रिडिक्शन एक फंक्शन है, फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन आपको ये बेसिकली जो सोल्यूशन है ना, जो टेक्निक या सोल्यूशन, ये उसकी तरफ निशानदेही करेगा। जस्ट इन टाइम प्रिडिक्शन कोई टेक्निक या कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये किस प्रॉब्लम को हल कर रहा है वो आपका ये कीवर्ड नहीं बता रहा। ये जस्ट इन टाइम डिफेक्ट, अब ये तो जो असल में डिफेक्ट मुझे है, ना ये देखें डिफेक्ट प्रॉब्लम है। हम्म, डिफेक्ट, जो डिफेक्ट के साथ क्या लगता है आपकी टर्म में? सॉफ्टवेयर डिफेक्ट। जी सर। अच्छा जी, अब ये देखें, ये इसके साथ आ गया जी डिफेक्ट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम उसके साथ लिखा है, अब ये सॉफ्टवेयर डिफेक्ट प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट प्रिडिक्शन। अब ये प्रिडिक्शन तो हो रही है, लेकिन सोल्यूशन टू क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ क्या आ रहा है, आपको इस पे फोकस करना है। देखें, जो सर मुझे ना एक कीवर्ड था वो भूल गया है, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा वो। हाँ जी, मैंने सर्च किया था, तो सिर्फ 4 पेपर्स थे जिन्होंने ना उसको एज ए प्रॉब्लम कंसीडर किया हुआ था, बाकी ने जस्ट उसको एज ए टर्म जो है वो यूज़ कर लिया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और फिर ये जो आप अपना केस बना रही है ना, ये एक वीक केस है। क्यों? अच्छा क्योंकि अच्छा। इसमें आप में आपके सिंथेसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन आ रही है। भाई, सही। प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है जो मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो मेरा एरिया उसको प्रॉब्लम कह रहा है। ठीक सर। डाइवर्सिटी,
प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी प्रॉब्लम, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो जी ठीक है। लिटरेचर करे कि ये प्रॉब्लम है, और उसको लिटरेचर। आप मुझे एक बात बताएं, देखिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो वो लफ्ज बोलना शुरू करता है, अम्मा, अब्बा, खाना। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको जुबान आ गई है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो और लैंग्वेज सीखेगा और मैच्योर होता जाएगा। फिर वो एक टाइम आएगा उसको जुमले पूरे बनाने आ जाएंगे। कोई भी एरिया ऑफ रिसर्च होता है ना, जब वो बिल्कुल शुरू में होता है तो वो इमेच्योर होता है, लेकिन रिकमेंडर सिस्टम जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है वो मैच्योर है। और यही एक वजह है कि कभी भी स्टूडेंट को ना किसी ऐसे एरिया में नहीं जाना चाहिए जो कि भी मैच्योर ना हुआ। ब्लॉकचेन पे मैंने स्टूडेंट्स को काम करवाया, लेकिन ब्लॉकचेन भी इस टाइम मैच्योर एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है। मैं अपने किसी नए स्टूडेंट को रेकमेंड नहीं करा कि ब्लॉकचेन के एरिया के ऊपर भी आप काम करो, क्योंकि उसमें मैच्योर स्टूडेंट, मैच्योर मटेरियल नहीं मिल रहा। वो भी एरिया मेरे हिसाब से मैच्योर है। लेकिन आपका जो भी एरिया है वो अगर मैच्योर है ना, उस पर आपको लिटरेचर मिल रहा है, तो फिर डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो उस कीवर्ड के साथ लिखा है कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जी आप सर। तो अपनी तरफ से नहीं किसी प्रॉब्लम को कह सकते कि प्रॉब्लम है। इस तरह हाँ तो जी सर। इस तरह तो अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाह रही हैं, तो आप तो किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अंडरस्टैंडिंग ही आपकी कायम नहीं होगी। आप अपनी डेंडीज की मस्जिद बना लेंगे, ये प्रॉब्लम है, दूसरा कहेगा नहीं ये प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम वो होती है जिसको पूरा का पूरा रिसर्च कम्युनिटी कह रही हो कि ये एक प्रॉब्लम है। जी जी। और कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ लें, फिर मैं आज के चैप्टर 2 की तरफ आता हूँ। नहीं सर। ठीक है जी, चैप्टर 2 के अंदर मैंने चंद हेडिंग्स को आइडेंटिफाई कर दिया है जो कि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव है, एग्जामिनर देखना चाहता है। और ये सेक्शन के हिसाब से है। सबसे पहले है जी एसएलआर, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इसका मकसद क्या है जी, हम एसएलआर क्यों करते हैं? जी बताएं जी, हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? ये आप लोगों ने किया है। Challenges or some gaps or limitations find out the existing literature से। ठीक है जी, जो एसएलआर है ना, उसका मकसद है कि आप ब्रॉडर लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके एरिया में, जितनी भी लिमिटेशंस हैं आपके एरिया में, और जो टेक्निक्स प्रपोज हुई हैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे दो। तो एसएलआर बेसिकली तमाम प्रॉब्लम्स को जो कि आपके एरिया की आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मैंने प्रॉब्लम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं फिर इस पे आता हूँ आपको। अगर मैं अपना ही पेपर यहाँ से डाउनलोड करूँ, अच्छा जी, इसके अंदर ना मैंने एक डायग्राम बनाई है, recommender systems problem, accuracy, sparsity, UI modeling, confidence, cold start, diversity, trust, utility, scalability, privacy, novelty, serendipity, robustness, risk, adaptivity। ये प्रॉब्लम्स हैं। इनके साथ आप कुछ भी इनके सब प्रॉब्लम का लफ्ज लिख के सर्च करें, रेकमेंडर से आपको पेपर मिल जाएंगे और मेजोरिटी मिलेंगे और कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने वो नहीं सिर्फ बताया कि मैं अपनी रिसर्च में क्या काम करूँ। मैं जी कोल्ड स्टार्ट, स्पार्सिटी और डाइवर्सिटी पे काम कर रहा था, यानी इन 3 पे। लेकिन ये मेरे थीसिस का एसएलआर है। अब इस एसएलआर में मैंने सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में नहीं बताया, मैंने जो मेजॉरिटी कवर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बताया कि जी मैच्योर हमारे इस एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है, करंट रिसर्च फोकसिंग प्रॉब्लम्स पे है, ये प्रॉब्लम्स पॉपुलैरिटी गेन करी है, ओपन रिसर्च इश्यूज ये भी जो है इन पे ओपन रिसर्च है, लेकिन अभी पता नहीं बढ़ती है नहीं बढ़ती, ये फोकस आता है कि नहीं आता इसका कंफर्मेशन नहीं है। जो आपका एसएलआर है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर दें जो आपके एरिया में है, और उन तमाम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं, मिसाल के तौर पे जी क्लासिफिकेशन है, डीप लर्निंग है, फिर उसके बाद जी प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस वाला है, मुख्तलिफ
मेथड्स के जरिए टेक्निक सारी आप वो बता दें। लेकिन उसके बाद एग्जामिनर ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपने नैरोड लिटरेचर किया है वो क्या है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। चैप्टर 3 में मैंने ये सॉरी चैप्टर 2 मेरा लिटरेचर रिव्यू था। इसमें मैंने पहले मेजर सेक्शन के अंदर अपने एसएलआर को कवर किया, टर्म्स भी आइडेंटिफाई किए, अपने एसएलआर को भी कवर किया। लेकिन फिर मैं आ गया जी कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन टेक्निक्स। अब कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये मैंने उसके रेफरेंस देना शुरू कर दिए जी। उसके बाद जी टेबल 1 कोल्ड स्टार्ट रैंडम अप्रोच, उसके बाद पॉपुलैरिटी रैंकिंग, ये जी ये प्रॉब्लम थे। और ये वाला जो है मुख्तलिफ, ये रैंडम अप्रोच इन पेपर्स ने इस्तेमाल किया, पॉपुलैरिटी रैंकिंग इन पेपर्स ने इस्तेमाल की। फिर आ जाए नीचे स्पार्स रिकमेंडेशन के अंदर मेरे पास ये वो रेफरेंसेस हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स थी, KNN, फेसबुक KNN, कोलाई KNN, PCA, SBD, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, इन लोगों ने ये टेक्निक्स प्रपोज की। फिर डाइवर्स रिकमेंडेशन के अंदर मेरे पास बेसलाइन रैंडम, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, ये भी पिछले ही पेपर्स में प्रपोज हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिमिलैरिटी मैपिंग टेक्निक, ये कुछ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मेरे ना तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। जो मेरी तीनों प्रॉब्लम्स है ना, अगर मैं उनके पेपर्स को ओपन करूं और उनकी इक्वेशंस ओपन करूं तो वो ना ये सिमिलैरिटी मैपिंग करते हैं। तो मैंने फिर ये निकाला कि जो कॉमन इक्वेशन है जिसके ज़रिए सिमिलैरिटी मैप हो रही है वो तीन है, कोरिलेशन, कोसाइन सिमिलैरिटी, कोवेरिएंस एंड जैकार्ड। तो मैंने अगले स्टेप में ये किया है कि मैंने जो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड स्पेसिफिक लिटरेचर है उसको आइडेंटिफाई किया, उनकी जो टेक्निक्स थी उनको थोड़ा डेप्थ में यहाँ एक्सप्लेन किया, उनमें जो इक्वेशंस थी वो यहाँ लिटरेचर व्यू में निकाल के मैंने रख दी। इसके बाद जी एग्जामिनर ने मुझे कहा कि टेक्निक्स, हाँ जी, टेक्निक्स के बारे में एग्जामिनर ने मुझे कहा था कि आप इसको इन डेप्थ यहाँ प्रेजेंट करो। तो टेक्निक्स जिस जिस इक्वेशन को इस्तेमाल करी थी और उस इक्वेशन का पर्पस क्या था वो मैंने यहाँ पे लिखा। और फिर मुझे एग्जामिनर ने कहा कि आप वैलिडेशन मेथड्स भी आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से आपके एरिया में वैलिडेशन मेथड एग्जिस्ट करते हैं और आपने कौन सा इस्तेमाल किया। फिर वैलिडेशन मेथड्स के ऊपर सबसे पहले आ गया जी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन एक है, वैल्यूएशन मेथड है, और टेबल पे आता हूँ, एक मिनट ठहर जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन, स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये है जी मेरे जो वैलिडेशन। बेसिकली ये होता है कि आपने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं वो वैलिडेट कैसे करें। अब वैलिडेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके वैलिडेट किया, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, मेरे कंपेयर्ड स्टडी ने भी एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन पैरामीटर्स भी इस्तेमाल किया। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स नहीं डिज़ाइन किए, इस्तेमाल किए। इवैल्यूएशन मेथड्स मेरे पास मीन, एब्सोल्यूट एरर, प्रिसीजन, रिकॉल, सारे इवैल्यूएशन मेथड्स थे, वो मैंने प्रेजेंट किया कि इवैल्यूएशन मेथड्स के जरिए वैलिडेट किया जा सकता है। फिर कुछ पेपर्स थे जिन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए वैलिडेट किया, और फिर कुछ थे जिन्होंने सोल्यूशन बना लिया लेकिन वो सोल्यूशन बनाने के बाद खुद से वैलिडेट नहीं करते, वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज को सर्वे के लिए भेज देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। वो एक्सपर्ट ओपिनियन से वैलिडेट करवाते हैं। तो मुझे एग्जामिनर ने कहा था कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी रिसर्च के अंदर कौन कौन से वैलिडेशन मेथड एग्जिस्ट करते हैं, और फिर ये भी बताएं कि आप पे कौन सा अप्लाई होगा। तो मेरे पे ये वाला अप्लाई होता था, इवैल्यूएशन मेथड्स। क्यों? क्योंकि मेरी मेजॉरिटी जो रिसर्च मेरे से रिलेटेड है उन्होंने वैल्यूएशन मेथड ही इस्तेमाल किए थे। वैल्यूएशन मेथड दिखते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास मेरा फोल्डर मौजूद है। लेट्स सपोज मैं चैप्टर 5 पे आ जाता हूँ। ये जी गोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन। अब ये इसके इम्प्रूवमेंट की जो मैंने टेक्निक प्रपोज की वो मेरे टाइटल का नाम था, इंट्रोडक्शन प्री रिक्विजिट। ये प्री रिक्विजिट है कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन के लिए। फिर उसके बाद बेसलाइन रैंडम रैंकिंग टेक्निक, बेसलाइन मेरे पास मेथड था रैंडम रैंकिंग टेक्निक। उसके बाद एग्जिस्टिंग था पॉपुलैरिटी रैंकिंग टेक्निक, जिसके साथ जिन दो के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो दो हैं, एक रैंडम रैंकिंग टेक्निक है और एक पॉपुलैरिटी रैंकिंग टेक्निक। बेसलाइन उसको कहते हैं जिससे ये मेरा कोर पेपर था, इसने जिससे कंपेयर किया ना वो उसने किया हुआ है रैंडम रैंकिंग टेक्निक, किससे कंपेयर किया हुआ है। तो मैंने ना सिर्फ जिस उससे कंपेयर किया है
जो पेपर मुझे मिला उसने भी जिससे किया था मैंने उससे भी कंपेयर किया था। फिर ये उनकी इक्वेशंस हैं जी, इंटीग्रेशन एग्रीगेशन वो किस किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, प्रपोज टेक्निक फॉर इम्प्रूव कोल्ड स्टार्ट रखें, ये जो मैंने प्रपोज की थी ये मेरा एल्गोरिदम था। अच्छा जी, मैंने 3 टेक्निक्स प्रपोज की थी। पहली वाली जो थी वो थी मल्टीपल सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन विद इक्वल वेट्स पार्टिसिपेशन। फिर दूसरी थी मल्टीपल सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन विद लोकल एडजस्टेड वेट पार्टिसिपेशन, और तीसरा था मेरा अडेप्टिव मल्टीपल सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन टेक्निक विद टारगेट एडजस्टेड वेट पार्टिसिपेशन। अच्छा, मैं आना चाह रहा हूँ इवैल्यूएशन मेथड पे। ये एक टेबल जो था ये बहुत अहम है, इसको इंशाल्लाह जब ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा वो तब इस जब इन पे आऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। वैलिडेशन, ये वैलिडेट कैसे किया मैंने रिसर्च को, वैलिडेट मैंने किया MAP से। अब MAP क्या है? मीन एवरेज प्रिसीजन। जो मीन एवरेज प्रिसीजन है ये कैसा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है जो कि सिर्फ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जो अगर मैं चैप्टर 2 में आऊँ, इन बहुत सारे पेपर्स में से MAP का मुझे मेथड मिलेगा इवैल्यूएट करने का। तो MAP के ज़रिए जब मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया तो सिर्फ मैंने अपने आप को उस वैलिडेशन मेथड से नहीं गुजारा। मैंने ये मेरी 3 प्रपोज टेक्निक है, MSN-EWP, MSN-LAWP, MSN-TAWP, पॉपुलैरिटी रैंकिंग एंड रैंडम रैंकिंग। इनको भी मैंने उसी से रन किया और फिर बाद में अपनी टेक्निक्स को भी मैंने उसी से रन किया और फिर मैंने अपनी जो प्रिसीजन की वैल्यू थी वो निकाली, मीन एवरेज प्रिसीजन। फिर टेक्निकल एनालिसिस किया, फिर फ्राइडमैन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। हर एनालिसिस का एक मकसद है और वो इसलिए किया है कि वो मेरे कंपेयर्ड पेपर ने किया। भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जो मेरे कंपेयर्ड पेपर ने ना किया हो। तो सिंप्लीफाई वापस आ जाते हैं चैप्टर 2 के अंदर। कौन कौन सी चीज़ आपने बतानी है? आपने बताना है ब्रॉड एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स, आपके एरिया में क्या हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। फिर नैरोड लिटरेचर व्यू, आपने आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली उन प्रॉब्लम्स को जो आप कवर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड लिटरेचर क्या है। फिर उन टेक्निक्स को जो कि उन पेपर में कवर्ड हैं, मिसाल के तौर पे जी FNN टेक्निक, ये KNN टेक्निक है जिसके साथ मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड कौन कौन से पेपर हैं और फिर उस टेक्निक को वैलिडेट किस तरह किया जाता है, वो वैलिडेशन का मेथड वहाँ डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जरूरी होता है कि जो एग्जिस्टिंग पेपर्स हैं और उनके अंदर भी उन्होंने जिन मेथड से कंपेयर किया उन सबसे किया जाए या कुछ सिर्फ सेलेक्ट कर ले जाए? उन्होंने जिससे कंपेयर किया है आप उससे कंपेयर कर लें तो अच्छी बात है, आप उनके अलावा और टेक्निक से कंपेयर कर लें तब भी अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 2 लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं। आप माशाल्लाह ऐसे आपने रिसर्च की कि आपने कहा कि मेरी टेक्निक बहुत सारों से अच्छी है, तो आप उन दोनों यानी आपका कोर पेपर आपने जितने बढ़ाने आप बढ़ा लें। आपका एक कोर पेपर उसने एक मेथड एक टेक्निक के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, दूसरे पेपर ने दूसरे तरीके से उसको सॉल्व किया। जब आप एक कोर पेपर से कंपेयर करते हो, उससे अगर आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है तो देयर इज अ हाई चांस कि उसने जिसे कंपेयर किया था उससे भी इंप्रूव आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली ये राइटिंग को थोड़ा एलैबोरेट करने के लिए, थोड़ा उसको खूबसूरत तरीके से दिखाने के लिए मैंने बताया कि बेसलाइन कौन सा एल्गोरिदम है। बेसलाइन वो वाला है जिससे उसने कंपेयर किया, उसके बाद कंपेयर टेक्निक जो उसने प्रपोज की, और फिर प्रपोज टेक्निक। मैंने हर चैप्टर में 3 लेवल का एनालिसिस किया। बेसलाइन वो थी जिससे वो कंपेयर कर रहा है, उसके बाद कंपेयर टेक्निक वो जो उसने प्रपोज की, और प्रपोज टेक्निक वो जो मैंने प्रपोज की, और फिर 3 का कंपैरिजन। ठीक सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास में सेशन एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी। अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे। सारों पे अगर खुदा ना खासा किसी पे मुश्किल वक्त है तो उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे मुझे और बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।